लेकिन इंसान एक किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है। इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। मित्रों, एक बात तो माननी पड़ेगी, जितने स्टार्टअप्स इंडिया में है नहीं उससे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है उनके फर्टाइल माइंड्स। उनके माइंड में हर वक्त हर सिचुएशन के लिए एक आइडिया उपलब्ध रहता है, चाहे उसके लिए उनके पास फंड्स हो या ना हो। बस वो निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी में बिना फंड्स के साथ ही। और शायद एक स्टार्टअप जर्नी में सबसे बड़ा हर्डल ही यही होता है कि फंड कहाँ से उपलब्ध कराएं। अगर D&B इंडिया रिसर्च की माने तो ये बताता है सिर्फ 4% स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइजेस हैं जिनको फॉर्मल सोर्स ऑफ फंडिंग मिलती है। इसलिए दोस्तों, इंडिया में अब कल्चर आता जा रहा है एंटरप्रेन्योर्स के अंदर कि भैया पर्सनल सेविंग और लोन अपनी फैमिली से ही लेना जरूरी है। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। लेकिन इंसान एक किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है। और फ्रेंड से। और इसके साथ भी फाउंडर्स 20,000 से ज्यादा फंड इकट्ठे कर ही नहीं पाते। एक्सेप्शन की बात अलग है। तो ऐसे ही 5 स्टोरीज हम जानेंगे एंटरप्रेन्योर्स की इस वीडियो में, जिन्होंने अपना बिजनेस 20,000 रुपए या 20,000 से भी कम में चालू किया और आज वो करोड़ों के बिजनेसेस बन चुके हैं। कैसे, क्या किया उन्होंने, कब किया, सब जानेंगे आज। लेकिन शुरुआत करेंगे राहुल जैन के साथ। राहुल जैन ई-क्राफ्ट इंडिया के फाउंडर और जयपुर राजस्थान मिट्टी से ये आए हैं, जो कि हैंडक्राफ्ट मटेरियल के लिए जानी जाती है। एक दिन राहुल मुंबई के किसी मॉल के अंदर गए और वहाँ पर हैंडक्राफ्ट की प्राइस सुन के शॉक हो गए, जो कि हैंडक्राफ्ट उन्हीं के राजस्थान में बने थे। तो वहाँ से राहुल को लगा कि यार ऐसा क्यों नहीं करते कि अपन अपना खुद का ही ई-कॉमर्स स्टोर क्यों ना खोल लें। और उन्होंने अपना ई-कॉमर्स स्टोर खोला आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन के कोलैबोरेशन के बाद, जहाँ पर वो सेल करते थे अफोर्डेबल हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट और उसके बीच में कोई भी बंदा नहीं आता था जहाँ पर आपकी फीस बढ़ जाए। राहुल, अंकित अग्रवाल और पवन गोयल ने फाउंड किया था ecraftindia.com, जो कि सिर्फ 20,000 रुपए से चालू हुआ था। और जान के बड़ी हैरानी होगी, पहला प्रोडक्ट उन्होंने एक वुडन एलिफेंट बेचा था 250 रुपए का। अब तो न जाने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब तक ई-क्राफ्ट इंडिया फैल चुका है। Amazon पे खोल के देखिए, वहाँ पर इनके प्रोडक्ट बिकते रहेंगे। आज राहुल की कंपनी 9,000 SKUs के आगे पहुँच चुकी है और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट हैंडक्राफ्ट ई स्टोर्स में से एक है, जो कि 12 करोड़ एनुअल टर्नओवर के साथ आगे बढ़ती जा रही है। ना करने वाली तो ये जालिम दुनिया है, करने वाले कर जाते हैं। RS शनभाग ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर है, जिनके पास मात्र 10,000 रुपए उनकी जेब में थे, जिससे वो चालू करने चाहते थे एक स्मॉल टाइम सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी 1991 में, और इस बिजनेस का नाम था वैल्यू पॉइंट सिस्टम्स। शनभाग की चाह सिर्फ इतनी ही थी कि कैसे गाँव में जो लोग रहते हैं उन काम ढूंढने शहर आना पड़ता है, तो वहीं पे उनको काम मिल जाए, उन्हें कोई भागा दौड़ी ना करनी पड़े। वो बेंगलोर जैसी सिटी में गए, वहाँ पर कोई एम्प्लॉय नहीं मिला, तो वहीं स्मॉल टाउन और विलेजेस के ग्रेजुएट्स को उन्होंने उठाया, उनको ट्रेन किया टेक्नोलॉजी और सर्विसेज दोनों में, और वहीं उसी गांव में अपना सेंटर भी बना लिया जहाँ एम्प्लॉय वर्क कर सके। लेकिन हमारे शनभाग जी को कहाँ पता था कि एक IT वेव ऐसी आएगी धरती के अंदर जिससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट ही बदल जाएगी। वो अब लार्ज कंपनीज में जाएंगे। और अब वैल्यू पॉइंट दोस्तों लीडिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है कंपनी साउथ एशिया के अंदर, जो 73 फॉर्च्यून और 500 कंपनीज की लिस्ट में आ चुका है हाल ही में। बिजनेस ये एक्सपेक्ट करता है 600 करोड़ इस साल के एंड तक, या उससे भी ज्यादा। हमारे अगले 3 धुरंधर भी कहाँ रुकने वाले हैं? जी हाँ, मैं 3 धुरंधरों की बात कर रहा हूँ, यानी कि टीम स्टार्टअप की। 2009 18 साल के थे पुनीत कंसाल, जो कि चालू करने चाहते थे रोल्स मेनिया को पुणे के अंदर। अब भैया ये रोल्स मेनिया है क्या चीज? चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। पुनीत ने अपना एक बिजनेस चालू किया कट्ठी रोल का। उनकी अपनी कैपिटल लगी थी मात्र 20,000 रुपए की, जो कि उन्होंने अपने दोस्त से ही लिए थे। सही है, अब वो कब काम आएगा? तो उन्होंने क्या किया इन 20,000 रुपए का? उन्होंने एक छोटी सी टेबल खरीदी, एक कियोस्क बनाया और एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठ गए, मगर पता सिटी के अंदर, जिनके पास सिर्फ एक ही शेफ था। लेकिन एक दिन पुनीत के हाथ में एक ऐसा चांद लग गया, या यूं कहें उनको कस्टमर के रूप में 2 दोस्त मिल गए, जो आगे जाके उनके ही पार्टनर्स बने, गगन सियाल और सुप्रीत सियाल, जो कि एंटरप्रेन्योर्स ही हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर। जब उन्होंने देखा कि यार पुनीत के बिजनेस में पोटेंशियल है, तो सब साथ में आए और मिलकर चालू किया रोल्स मेनिया, जो कि तब 2010 में सेकंड आउटलेट था रोल्स मेनिया का। धीरे धीरे स्केल करते गए, ओकेशंस बढ़ते गए और इतने बढ़ गए कि उनको खुद ही डिलीवरी करनी पड़ी लोगों तक। तीनों 3 इडियट्स की तरह बाइक में बैठ के डिलीवरी करने लगे। और उन्हें क्या पता था रोल्स मेनिया इतना बड़ा सेंसेशन हो जाएगा कि कुछ ही सालों बाद ये पूरी देश में बंटने लगेगा। पुनीत ने अपने फ्रेंचाइजेस के मॉडल्स बनाए और खोले 30 अलग अलग शहरों में, और आज पुनीत की कंपनी 100 आउटलेट्स तक पहुंच चुकी है, जिसने
12,000 से ज्यादा रोल्स हर दिन बिकते हैं। एनुअल टर्नओवर 35 करोड़ जा सकता है ना दोस्तों। एक कमाल की ये स्टोरी। लेकिन नितिन कपूर की भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। वही नितिन कपूर जो वर्क करते थे एक प्राइवेट बैंक में, और उनके पार्टनर अमित कपूर भी वर्क करते थे ईबे के अंदर। जब उन्होंने हाथ मिलाने की सोची थी, उन्होंने नोटिस किया कि यार बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रहा है अपरेल इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर या गारमेंट इंडस्ट्री भी आप इसे बोल सकते हैं। तो उसमें रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, जिसमें पानी भी एक सोर्स है। तो थे तो उनके पास 10,000 रुपए ही, और 10,000 ही वो इन्वेस्ट कर सकते थे उस टाइम। तो उन्होंने एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड के अनुसार, और इस कंपनी का नाम था इंडियन ब्यूटीफुल आर्ट। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग मेथड का मतलब ये है दोस्तों, जब भी आप ऑर्डर करें उसी वक्त ही वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, जो इस समय हाल ही में लावा ने ऐसा ही कुछ करके दिखाया था। नितिन ही ये पूरा काम काज देखते थे, पैकेजिंग से लेकर प्रोडक्ट के डिस्पैचिंग तक, और 48 घंटे के अंदर अंदर आपको पहुंचा दिया जाता था, जीरो वेस्टेज के साथ। और आज के समय में इंडियन ब्यूटीफुल आर्ट एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन सेलर्स है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। जब की हम बात करें इंडियन प्रोडक्ट की ग्लोबली, इन्होंने रिकॉर्ड किया दोस्तों 30 करोड़ का एनुअल टर्नओवर। लेकिन हमारी आखिरी कहानी भी कम नहीं है, और शायद सबसे मोटिवेटिंग ये कहानी हो सकती है। जुबैर रहमान 2014 में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जुबैर रहमान सीसीटीवी ऑपरेट कर रहे थे तिरुपुर में, जो कि तमिलनाडु में है। और सीसीटीवी ऑपरेट करते करते 21 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि यार चलो एक बिजनेस खोला जाए। एक दिन उन्हें कॉल आया कि हमारे यहाँ सीसीटीवी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जो कि था एक ई कॉमर्स कंपनी का कॉल। अब देखिए बातचीत तो होती ही रहती है, अगर आप एक कंपनी में या किसी के घर सीसीटीवी लगाने चाहें तो वहीं मैनेजर से उनकी मुलाकात हुई, और मैनेजर ने उन्हें बताया कि कैसे ई कॉमर्स मार्केट जो है वो पैसे बनाता है, सोर्स क्या है, सेल कैसे करता है ऑनलाइन। जुबैर को ये आइडिया बड़ा पसंद आ गया, ई कॉमर्स आइडिया भाई, जिसमें इन्वेस्ट भी आपको ज्यादा नहीं करना पड़ता हैवी, और मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए ताकि वो अपना ई कॉमर्स कंपनी खोल सके, द फैशन फैक्ट्री, अपने घर से ही। उन्होंने अपने कुछ सोर्स लगाए तिरुपुर में टेक्सटाइल्स के साथ, और लेके आए एक अलग ही कॉन्सेप्ट कॉम्बो पैक्स का, जो कि वो फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे बेचने लगे अपने कॉम्बो पैक्स बनाकर। कॉम्बो पैक्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल क्लोथिंग को चीप प्राइस में बेचने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन जुबैर को लॉस तो हो रहा था हर सेल के साथ, लेकिन उनकी सेल बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट ज्यादा करती हैं वो चीजें जो कॉम्बोज में रहती। तो वहाँ वो बैलेंस हो गई चीज, और फैशन फैक्ट्री अब रिसीव करती है 200 से 300 ऑर्डर हर दिन। और इन्होंने साइन करी अमेज़न के साथ एक एक्सक्लूसिव डील। फैशन फैक्ट्री अब बढ़ चली है अपने रेवेन्यू की तरफ 6.5 करोड़, और टारगेट कर रही है 12 करोड़ नेक्स्ट ईयर तक। एक और स्टोरी बन सकती है अगर आप चाहें तो, वो खुद आप हैं। वैसे बीच वाले आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर जानना है मार्केटिंग की क्या चालें होती हैं प्राइस स्ट्रेटेजी के अंदर, तो लेफ्ट वाली वीडियो, और टॉप स्टार्टअप्स देखना चाहते हैं नए, तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये बिजी।